देखो आपको लगता है कि भैया आपके पास है आइडिया, आप जाओगे मार्केट में और मार्केट में बैठा है इन्वेस्टर जो कि आपके आइडिया के ऊपर पैसा लगाएगा और आपकी कंपनी आपकी स्टार्टअप हो गई भैया शुरू। तो भैया देखो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ सपनों में होता है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। राइट, आपने देखा होगा भाई दुकान नाम की एक कंपनी थी जो 30 सेकंड के अंदर वो जो एक छोटी सी ऑफलाइन दुकान थी तो उसको ऑनलाइन में लेके जाने में हेल्प करती थी। राइट, और वो उसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? उसकी शुरुआत 2020 में ही हुई थी जब लॉकडाउन का समय शुरू हुआ था। और आज के डेट में अगर आप देखोगे तो उन्होंने भाई 6 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली। तो आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे रेज कर ली, हम भी रेज करेंगे, हमारे पास भी है आइडिया। तो देखो आइडिया के ऊपर कोई नहीं पैसा देता, सिंपल सी बात है भाई, आपको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लगाना पड़ता है। जब आप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करते हो यानी कि भाई जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं भाई फंडिंग मिलने के। राइट, तो देखो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको बूटस्ट्रैप करना पड़ता है। जब आप बूटस्ट्रैप करते हो तो जाहिर है आप एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बना लेते हो, आप खुद का पैसा लगा लेते हो। तो जो इन्वेस्टर होता है ना वो ज्यादा उसके चांसेस बन जाते हैं कि वो आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाए, क्योंकि आपने उसके अंदर पहले से आपका पैसा खुद का लगाया हुआ है। तो ये इन्वेस्टर को भी ये एश्योरेंस मिलता है कि भाई हाँ आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। उसके बाद में आपका बिजनेस वगैरह सब कुछ एनालाइज कर लेता है, उसके बाद में वो तय कर लेता है कि भाई हाँ मुझे आपके साथ में यहाँ पे पैसा लगाना है आपके बिजनेस के अंदर। तो सीधी बात है कि बूटस्ट्रैप के बाद भी आपको फंडिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई ऐसी स्टेज आती है कि भाई आपके पास का पैसा खत्म हो गया है और आपको मार्केट से पैसा उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास भी अगले 1-2 महीने का, अगले 6-7 महीने का ही पैसा है और आपने अभी फंडिंग नहीं ली तो आप खत्म हो जाओगे। तो आज इस वीडियो में आपको 4 ऐसी स्टेजेस बताऊंगा जहां से आप फंडिंग ले सकते हो, यानी कि 4 सोर्सेज बताऊंगा जहां से आप फंडिंग ले सकते हो। तो मेरा नाम है ऋषिकेश तोमर, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। राइट, तो ये देखो जो पहला अपना सोर्स है वो है भैया फैक्टरिंग। अब देखो आप बोलोगे फैक्टरिंग क्या है ना, कि आपको समझ में नहीं आएगा भाई ये फैक्टरिंग क्या चीज है। तो देखो फॉर एग्जांपल इसको मैं एग्जांपल से समझा लेता हूँ। मान लेते आप एक बी टू बी के अंदर काम कर रहे हो, आप एक बी2बी सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हो। राइट, आप एक ऐसी मशीन बना रहे हो जिसकी कॉस्ट भाई 2 लाख रुपए, लेकिन भाई जो उसका जो वेंडर होगा, जो उसको खरीदने वाला बंदा होगा, जो उसका कंज्यूमर होगा, जो मशीन को कंज्यूम करेगा अपने बिजनेस के लिए, वो भैया उसको उससे भाई बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन भाई वो एट ए टाइम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसने पहले वाले मशीन में बहुत ज्यादा पैसा लगाया है और वो मशीन उसको भी थोड़ा ही नुकसान देती है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है कि भैया मेरी मशीन जो है भाई उसकी नीड तो सॉल्व कर रही है, लेकिन भाई मेरी मशीन की कॉस्ट ज्यादा है, 2 लाख रुपए उसको बहुत ज्यादा है, वो एट ए टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो मेरी मशीन नहीं खरीदता। राइट, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपको क्या करना है, आपको उसको बोलना है कि देख तू मुझे 2 लाख मत दे, लेकिन तू एक काम कर, तू मुझे 10,000 रुपए दे अगले 24 महीने के लिए। राइट, तू मुझे 10,000 दे अगले 2 साल के, यानी कि आपके पास कितने रुपए आएंगे, आपके पास आएंगे 2,40,000 रुपए। अब वो जो कंज्यूमर होगा वो बोलेगा यार ये मशीन मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही है और अभी तो मुझे इसके 2 लाख भी नहीं देने हैं, अभी तो मुझे बस उसको 10,000 रुपए हर महीने देना है, जो कि 2 साल का अगर मैं काउंट करूँ तो होता है 2,40,000। लेकिन 10,000 मुझे देने पड़ेगा, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ और मैं मतलब कि मेरे कई ज्यादा इससे फायदे हो जाएंगे। तो वो कंज्यूमर क्या करता है, वो आपसे भैया वो मशीन को खरीद लेता है। अब उसने मशीन खरीद ली, ज्यादा आप जाहिर है कि आपके पास भी 2 लाख रुपए तो आपको अर्जेंट लगेगा, क्योंकि भाई आपको उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करना है। ज्यादातर बी2बी में भी ऐसा होता है भाई, पैसा अगर आप बी2बी के अंदर कोई इक्विपमेंट बता रहे हो, कोई एक मशीनरी बना रहे हो, तो जाहिर है वहां पे आपको पैसा बहुत ज्यादा लगता है। कोई भी कंज्यूमर आपको 2 लाख रुपए तुरंत नहीं देगा, 2 लाख रुपए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल का वेट करना पड़ेगा बराबर। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप जाते हो भैया फाइनेंसर के पास में। आप फाइनेंसर के पास जाते हो, आप फाइनेंसर को क्या बोलते हो कि भैया देख मैं ना एक बिजनेस करता हूँ ये फैक्ट्री वाला, अब मुझे ना 2 लाख रुपए की जरूरत है आज के डेट में, भाई मुझे बहुत जरूरत है 2 लाख रुपए की। और मैंने मेरी मशीन को एक वेंडर, एक कंज्यूमर को मैंने उस मशीन को बेच दिया है, और वो जो कंज्यूमर है वो मुझे हर महीने 10,000 रुपए देने वाला है 2 साल के लिए, यानी कि जो उसकी अमाउंट होगी वो 2,40,000 रुपए होगी। लेकिन मुझे 2 साल तक रुकने का मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। एक काम करो, आप क्या करो, आप मुझे 2 लाख रुपए दो और वो जो कंज्यूमर होगा, जो उसका जो इंटरेस्ट होगा ना, यानी कि 40,000 रुपए उसके ऊपर, 2,40,000 वो मैं आपको दे देता हूँ। तो वो इन्वेस्टर होता है, वो जो फाइनेंसर होता है ना, वो क्या बोलता है भैया मुझे बैठे बैठे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने आप में मुझे मेरे बैंक अकाउंट में 2 साल बाद मुझे 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यानी कि भैया यहाँ पे होता है कि भैया वो जो फाइनेंसर होता है ना वो आपको 2 लाख रुपए दे देता है, और उसके बदले जो कि आपका जो कंज्यूमर होता है जिसने आपकी मशीन खरीदी होती है ना, वो 10,000 रुपए भैया हर महीने को कहा जाते हैं और जाते भी फाइनेंसर के अकाउंट में। राइट,
तो ये एक तरीके से ट्रायंगल होता है, राइट। तो इसे फैक्टरिंग कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसको भी तीनों को आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब तीनों को बेनिफिट मतलब कि भैया कस्टमर को भी बेनिफिट मिल गया, ताकि उसको भी आपकी मशीन काफी अच्छा उसका फायदा पहुंचा रही है, तो जाहिर है वो आपको 10,000 रुपए हर महीने देगा। और आपको 2 लाख रुपए इंस्टेंटली मिल गए फाइनेंसर से, और फाइनेंसर को भी 2,40,000 रुपए मिल गए, यानी कि उसको 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए उसके 2 लाख रुपए के ऊपर। तो यहाँ पे जो फायदा होता है ना वो तीनों तरीके से होता है। लेकिन फैक्टरिंग के अंदर भी ना 2 तरीके होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स होते हैं। अब वो कौन सा, जो पहला टाइप होता है ना, होता है भाई विथ रिकर्सिंग, और दूसरा होता है भैया विदाउट रिकर्स, राइट। अब विथ रिकर्स और विदाउट रिकर्स के बारे में समझ लेते हैं। देखो विथ रिकर्स यानी कि क्या होता है कि मान लेते भैया आपने जो आपकी जो मशीन है किसी चुन्नी लाल को बेच दी, राइट। आपने किसी वो जो मशीन है किसी चुन्नी लाल हलवाई, चुन्नी लाल बिस्किट वाला, ऐसे लोगों को बेच दी, राइट। अब वो जो फाइनेंसर होता है ना, वो आपको क्या बोलता है ये देख, ये जो तेरा चुन्नी लाल है ना, ये ना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा व्यापारी है, ये छोटे लेवल में करता है, छोटे मार्केट में ये काम करता है, तो इसके ज्यादा चांसेस है कि ये डिफॉल्ट कर देगा। अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया ना, तो मैं मेरा पैसा तेरे पास से लूंगा। तो यहाँ पे होता है कि भाई विथ रिकर्स में अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर देता है, यानी कि वो उसकी किस्त नहीं देता है, यानी कि भाई वो 10,000 रुपए हर महीने नहीं देता है, तो वो 10,000 रुपए भी आपको देने पड़ेंगे, यानी कि एंटरप्रेन्योर को देने पड़ेंगे, यानी कि आपको देने पड़ेंगे। क्योंकि कस्टमर तो डिफॉल्ट कर दिया, कस्टमर को किसने लाया था, आपने लाया था ना, तो वो फाइनेंसर आपसे 10,000 रुपए लेगा हर महीने। अब आता है विदाउट रिकर्सिंग। अब आता है विदाउट रिकर्स। अब बोलेंगे विदाउट रिकर्स यानी कि क्या, इसके अंदर क्या होता है, ये जो इन्वेस्टर होता है ना, जो फाइनेंसर होता है ना, वो खुद डिसीजन ले लेता है कि भैया उसको पैसे किससे लेने हैं। यानी कि वो, या मान लेते हैं भैया आपने भी नेस्ले को आपकी मशीन भेज दी, अब उसको मालूम है कि भाई नेस्ले बहुत बड़ी कंपनी है, वो डिफॉल्ट नहीं करेंगी, तो वो क्या बोलेगा, चल ठीक है, तो वो बोलेगा भाई छोड़ दे, मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा, मैं उसी से पैसे लूंगा, और आपको 2 लाख रुपए दे देगा, क्योंकि भाई उसको विश्वास है नेस्ले के ऊपर, क्योंकि वो नेस्ले उसका डिफॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बड़ी कंपनी, उसका बड़ा नाम है। तो ये 2 तरीके में होती है फैक्टरिंग, विथ रिकर्स होती है और विदाउट रिकर्स होती है। तो ये जो होता है ना, ये फाइनेंसर तय कर लेता है कि उसको क्या करना है, विथ रिकर्स करना है, विदाउट रिकर्स करना है। दोनों में आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन पहले में नुकसान ये होता है कि आपको जो है ना, वो कस्टमर डिफॉल्ट कर देता है तो पैसे आपको पे करने पड़ते हैं फाइनेंसर को। लेकिन हाँ, आपको फाइनेंस इंस्टेंटली मिल जाता है इस केस के अंदर। और इसके सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट ये होता है कि भैया आपका ना भी लो कॉस्ट होता है, यानी कि भाई आपको ज्यादातर इक्विटी भी नहीं पड़ती और डेप्ट भी नहीं देना पड़ता। डेप्ट आपको तभी देना पड़ता है जब कस्टमर डिफॉल्ट कर देता है, और ये खुद इन्वेस्टर तय करता है कि उसे भाई विथ रिकर्स फैक्टरिंग करनी है, विदाउट रिकर्स फैक्टरिंग करनी है, समझे। तो चलो चलते भैया दूसरे स्टेप के ऊपर। अब दूसरा जो सोर्स है अपना, वो है भैया एंजल इन्वेस्टर। अब देखो एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, ये भैया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास भी काफी तगड़ा पैसा होता है। अब ये क्या करते हैं, अपना पैसा भी नए नए बिजनेस में लगाते हैं, क्योंकि भाई ये जो लोग होते हैं ना, इनको मालूम है कि भैया पैसे से पैसा बनता है और इनको पैसा बनाना आता है। तो ये क्या करते हैं, ये ज्यादातर भी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट वाली, यानी कि सीड स्टेज वाले जो स्टार्टअप होते हैं वहां पे ये पैसा लगा देते हैं। अब यहाँ पे जब ये पैसा लगाते हैं तो जाहिर ये क्या करते हैं, ये आपको मेंटोरिंग भी दे देते हैं, प्लस ये आपको भैया पैसा भी दे देते हैं। यानी कि भाई जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, आपको क्या यहाँ पे मिलता है कि आपको एक सही डायरेक्शन मिलती है और आपकी कंपनी काफी अच्छे से ग्रोथ में आ जाती है। यहाँ पे भी आपको सीड्स से, यानी कि भैया आपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बना लिया, अब आपको मार्केट में उतारना है, तो उसके लिए ये इन्वेस्टर जो है ना, एक पैसा लगा देता है। एंजल इन्वेस्टर इसके लिए पैसा लगा देता है। अब एंजल इन्वेस्टर के अंदर भी 2 टाइप होते हैं, एक ऑफेंसिव होता है, एक डिफेंसिव होता है। देखो जो डिफेंसिव होता है ना, वो एक अच्छा इन्वेस्टर होता है, वो आपके साथ भी लास्ट तक रहता है, वो भाई आपके ऊपर कभी प्रेशराइज नहीं करता किसी भी प्रॉफिट के लिए, वो आपको हमेशा मेंटर करता रहता है, आपको हमेशा डायरेक्शन देता रहता है और आपके साथ भी हर प्रॉब्लम में खड़ा रहता है। और दूसरा होता है ना भैया ऑफेंसिव होता है, वो थोड़ी आपको मेंटरिंग देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो कैसा होता है, वो पैसे के लिए झिकझिक बहुत करते हैं वो लोग, यानी कि भैया प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि एंटरप्रेन्योर के ऊपर कि भैया पैसा ला, प्रॉफिटेबिलिटी है। इससे ना मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है माइंड के ऊपर और एक एंटरप्रेन्योर ठीक से काम नहीं करता। आपने वो सुना होगा भी कैफी कॉफी डे, राइट, आपने सुना होगा सीसीडी। अब सीसीडी के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ, इनके साथ क्या हुआ, इनके इन्वेस्टर ने भी इनके ऊपर वही बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, तो वही फाइनली इन्होंने वही सुसाइड कर लिया। तो ये चीज होती है ना, ये ऑफेंसिव होती है। तो आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टर के पास जाओ ना, तो आप पहले उसका रिसर्च कर लो अच्छे से। चाहे आप क्या करो, पहले शुरुआत में आप इन्वेस्टर की लिस्ट बनाओ, उसके बाद में आप एक एक इन्वेस्टर को रिसर्च करो कि उसके अंदर भी उसका भाई नेचर कैसा है, उसका नेचर यानी कि भाई उसका स्वभाव कैसा है, वो भाई किससे किस स्टार्टअप में उससे पैसा लगाए। तो कोशिश यही करना कि वो जो इन्वेस्टर हो ना, वो आप ही के सेगमेंट वाला हो। ऐसा नहीं कि आप एक टेक स्टार्टअप हो और आप जिस इन्वेस्टर को पिच करने जा रहे हो वो हेल्थ के रिलेटेड हो,
तो जाहिर है वही आपका तालमेल नहीं बैठेगा और वो जो इन्वेस्टर वो ऑफेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो आपको उसका भी पोर्टफोलियो भी चेक करना है, प्लस उसका नेचर रिसर्च भी देखना है कि वो कैसे इन्वेस्टर लोग हैं, राइट, उनके अंदर भी पेशेंस कितना है। ओके, तो ये हो गया भैया दूसरा तरीका, क्या था, एंजल इन्वेस्टर। अब बारी आती है भैया तीसरा तरीका, अब आता है भैया वेंचर कैपिटलिस्ट। अब वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, ये बड़े बड़े कंपनियां होते हैं, सिकोया हो गया, टाइगर ग्लोबल हो गया, सॉफ्ट बैंक हो गया। तो ये जो होते हैं ना, इनके पास भी अलग अलग इन्वेस्टर के ये पैसा लेके आते हैं और इनके यहाँ पे भी एक एक प्रोफेशनल का ग्रुप होता है, वो ग्रुप डिसाइड करता है कि किस कंपनी में कितना पैसा लगाना है। और ये जो पैसा होता है ना, ज्यादातर उन स्टार्टअप के लिए दिया जाता है जिनको भाई अभी मार्केट में एक्सपांड करना है, यानी कि एक्सपांशन के फोकस के ऊपर ये पैसा दिया जाता है, काफी बड़े लेवल में दिया जाता है। अब वेंचर कैपिटलिस्ट के अंदर ना क्या होता है, इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट ना, एक छोटे वाले वेंचर भी होते हैं, बड़े वाले वेंचर भी होते हैं। जैसे छोटे वाले में आते हैं भैया लेट्स वेंचर हो गया, या फिर कोई सारे बहुत सारे होते हैं ऐसे छोटे वाले में, बहुत सारे नाम है, लेकिन मुझे एक ही नाम मालूम है, लेट्स वेंचर। तो लेट्स वेंचर हो गया, उसके जैसे कई सारे हो गए। अब बड़े वाले में होता है भैया सॉफ्ट बैंक हो गया, कलारी हो गया, या फिर अगर मैं बात करूँ सिकोया हो गया। तो ये बड़े वाले हो गए और लेट्स वेंचर छोटा वाला हो गया। तो लेट्स वेंचर होता है ना जो आपको सीरीज ए राउंड में हेल्प करता है, यानी कि जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं, राइट, उनको सीड फंडिंग मिल चुकी होती है, आप उनको तेजी से एक्सपांड करना होता है, तो ये सीरीज ए राउंड में ये छोटे वाले वेंचर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद में कौन आता है, बड़े वाले वेंचर आ जाते हैं, सॉफ्ट बैंक वगैरह। और ज्यादातर ये आपको पैसा कहाँ देते हैं, एक्सपांशन के लिए ही देते हैं, राइट। सीड के अंदर ना आपको क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर आपको पैसा दे देता है और एंजल इन्वेस्टर आपको मार्केट एंट्री के लिए पैसा देता है। अब मार्केट एंट्री के बाद जाहिर है आपका भाई एक्सेप्टेंस मार्केट ने क्रिएट कर लिया है, मार्केट जानती है कि भाई आप ये ब्रांड हो, आप ये अच्छा अच्छा कर रहे हो, तो जाहिर है आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। तो एक्सपांड करने के लिए भाई शुरुआत में ये छोटे छोटे वेंचर्स आते हैं, उसके बाद में फिर ये बड़े वाले प्लेयर आ जाते हैं, जैसे टाइगर ग्लोबल हो गया, ये बाद में आते हैं, राइट। अब वेंचर कैपिटलिस्ट के बाद में ना कौन आता है, वो आता है भैया वेंचर डेप्ट। अब देखो वेंचर डेप्ट क्या होता है, ये ना मतलब कि कर्जे वाले होते हैं, ये आपको लोन देते हैं। अब यहाँ पे आपको ऐसा आप बोलोगे कि भैया अगर मुझे भैया लोन ही लेना है तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, वेंचर डेप्ट के क्यों इनके पास भी क्यों जाऊँ, जाहिर है ये भी मुझे लोन ही दे रहे, तो मैं इनके पास क्यों जाऊँ। तो देखो वो जो होता है ना बैंक, वो क्या करता है, वो आपसे कोलेट्रल ले लेता है, यानी कि भैया अगर आपको 1 करोड़ की लोन चाहिए ना, तो वो आपको भी कम से कम 1.5-2 करोड़ का कोलेट्रल मांग लेगा, राइट। तो ये जो यहाँ पे प्लस इंटरेस्ट भी ले लेता है हर महीने। लेकिन ये जो वेंचर डेप्ट होता है ना, ये आपको कोलेट्रल नहीं मानता, ये क्या बोलता है, देखो आप क्या करो, मुझे सिर्फ ये दे दो, क्या बोलते हो, इंटरेस्ट दे दो, वो भी साल का या फिर 6 महीने का। मतलब ये क्या करता है, ये बोलता है कि आप मेरे पैसे ले जाओ, उसके बदले आप मुझे उस पैसों के ऊपर इंटरेस्ट पे करो और मुद्दल जो अभी आप डेडलाइन दी है, आप उस डेडलाइन को मुद्दल दे दो। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है ना, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का दबाव नहीं आता कि भाई आपको हर महीने रिपेमेंट करनी है। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे आप ना उसके साथ डील कर सकते हो भैया 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। और हो सकता है आगे चल के अगर उसका जो वेंचर डेप्ट वाला बंदा हो, उसको मतलब कि ऐसा लगे भाई ये कंपनी आगे चल के बहुत ज्यादा चलेगी, और वो अपना पैसा भी बोलेगा मुझे भैया पैसा रिटर्न में मत दे, एक काम कर तू मुझे शेयर दे दे, वो आपसे स्टेक ले लेगा। ऐसी चीज होती है वेंचर डेप्ट में। अब राइट, तो अगर ये जो ये 4 सोर्सेस होते हैं जहां से आप काफी अच्छी सी फंडिंग ले सकते हो। अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे चल के मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको काफी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी फंड रेजिंग के रिलेटेड, राइट। तो थैंक यू।